हे हाय टू एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, मैं विकास। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में वीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि गाइज आपको पता है कि मैं एक मिशन लेकर निकला हूं और मेरा मिशन उन बच्चों तक पहुंचना है जो किसी कारणवश इंग्लिश सीखने से वंचित रह गए हैं, जो किसी कारणवश इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और इंग्लिश ना बोलने के कारण उनके टैलेंट को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। गाइज, टैलेंट सबके पास है, कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके इंग्लिश ना बोलने के कारण आपके टैलेंट को कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां या आप जब जॉब के लिए जाते हो, प्राइवेट जॉब के लिए, तो वहाँ आपको नेगलेक्ट किया जाता है। और जैसा गाइज आप सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हर कंपनियां ऐसे बंदे को चाहती हैं जिसको उसका लोकल लैंग्वेज के साथ साथ उसे एक ग्लोबल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी नॉलेज हो, और इंग्लिश इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी अगर इंग्लिश बोलता है तो उसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। तो गाइज, मेरा मिशन है कि मैं उन अनप्रिविलेज्ड बच्चों तक पहुंच सकूं, मैं उन लाखों बच्चों तक पहुंच सकूं जो गांव घरों में रहते हैं, जो छोटे छोटे स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो किसी कारणवश माहौल ना मिलने के कारण या फैमिली बैकग्राउंड के कारण या पैसे की कमी के कारण उस फैमिलियर माहौल में नहीं जा पाते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाली सोसाइटी है, जो बड़े बड़े स्कूल्स करवाते हैं या बड़े बड़े फैमिली मेम्बर जो इन्वायरमेंट देते हैं अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो मेरा यही मिशन है गाइज, मैं इस मिशन के साथ निकला हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए ताकत बन सकूँ, मैं उन बच्चों को एम्पावर कर सकूँ और केवल इंग्लिश ना बोल पाने के कारण, केवल इंग्लिश की जानकारी ना होने के कारण उनके टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मेरा मिशन उन लाखों बच्चों तक पहुँचना है और गाइज मैं आपकी मदद से उन बच्चों तक पहुँचूँगा। तो गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे फैमिली का सदस्य बने, आप मेरे चैनल का सदस्य बने और आइए हम सब साथ मिलकर इस वर्ल्ड को चेंज करेंगे, अपने भारत देश को चेंज करेंगे और उन गरीब बच्चों के लिए एम्पावर बनने का ताकत बनेंगे, ताकि हमारा मिशन भी आगे बढ़ सके और हम गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एम्पावर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को एम्पावर कर सके जो किसी कारणवश इंग्लिश नहीं सीख पाए। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, उन उन लोगों को एक माहौल दे सकें, उन लोगों को एक नॉलेज दे सकें और उन लोगों को ये बता सकें कि इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट easiest language of the world, and you need only the practice, you need only practice. Once you become familiar with this subject, when once you the familiar with this language, it become very easy for you. Okay, nothing is hard, it's only we need a right of mindset. तो क्या गाइज आप मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे? क्या हम मिलकर उन गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम मिलकर उन सारे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो इंग्लिश बोलने की वजह से कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में? तो आइए अब सोसाइटी चेंज करने का वक्त आ गया है, आइए अब इस माइंडसेट को चेंज करने का वक्त आ गया है, आइए उनके लिए कुछ करें। और ये तभी संभव है जब आप सब मेरे मिशन का हिस्सा बनेंगे। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and you all are welcome in my family, and together we will and we can change this world, and we do a lot of the things for those who are the unprivileged, for those who are the downtrodden, and for those who comes from the weaker section of the society. तो आइए ये वक्त साथ खड़े होने का है और कुछ करने का है। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है गाइज कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ और उस सीरीज़ में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश से अवेयर करने का जिम्मा लिया है और स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश सिखाने का भी जिम्मा लिया है। गाइज, अब हम अपने सीरीज़ को बढ़ाएंगे और गाइज मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या एग्रीमेंट है वर्ब का, जो एक्सिलरी वर्ब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिकमेंड यू कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं या आप मेरे चैनल में जाएं, वहां आप मेरे सब्जेक्ट को वीडियो को वॉच करें, आप सेंटेंस के वीडियो को वॉच करें, वर्ब के वीडियो को वॉच करें,
तब जाकर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की जो मैं सीरीज लेने वाला हूँ, आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ गाइज, वो जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेने वाला हूँ कि क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किसके साथ क्या एग्रीमेंट करता है। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और एक एक करके कड़ी मैं जोड़ता जाऊंगा और धीरे धीरे मेरी कड़ी बढ़ती जाएगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगले आने वाले 200 दिनों के अंदर मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा और आप इंग्लिश बोल पाओगे। इट्स माई चैलेंज, इट्स माई गारंटी, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। यू ओनली नीड प्रैक्टिस 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 एंड यू नीड, जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपको करते जाना है और विश्वास मानिए कि आप यहाँ से सीख के जाओगे। तो गाइज कम एंड join my family and be a member of my family. Thus today we start the states of being of auxiliary verb with respect to their subject or person. आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो auxiliary verb है वो subject के respect के अनुसार किसके साथ कैसे agreement करता है। So guys, it is one of the very important section and it is the one of the very important topic for you that help you to recognize that how subject is connected with the auxiliary verb. Okay, so मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो किसी कारणवश इंग्लिश नहीं सीख पाए लेकिन जो सीखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गया है टू टेक अ गुड जॉब इन अ गुड कंपनी, इन अ प्राइवेट कंपनी, इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। और डे बाय डे सारी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं गाइज। तो लेट ना कीजिए, अभी आज या कल आपको तो तैयार होना ही होगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आज से ही क्यों ना बहाने बनाना बंद कीजिए। जितने आप बहाने बनाते हैं उतना अगर हर एक दिन एक एक वर्ड सीखने लगेंगे, एक एक डेफिनेशन, एक एक ग्रामर्स के रूल्स और एक एक वर्ड मीनिंग पर काम करने लगेंगे तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे गाइज। तो लेट्स गाइज स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू देयर वर्ब एंड विथ रेस्पेक्ट टू देयर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने गाइज आपको बताया था कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। हमारा वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है और इसी के अनुसार उसका एग्रीमेंट बनता है। ये जो फर्स्ट एग्रीमेंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ ही जुड़ेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ जुड़ेगा, ये एक बिगिनर के लिए जानने के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूल है। क्योंकि आप जब शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट यूज करोगे तो आपको ये जानना है कि किसके साथ हम एम लगाएंगे, किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे, किसके साथ वॉज लगाएंगे, किसके साथ वॉर लगाएंगे, किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे, किसके साथ हैड का प्रयोग होगा, किसके साथ सेल विल का प्रयोग करेंगे, किसके साथ सेल हैव, किसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये आप तभी जान पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किस तरह के वर्ब के साथ हुआ है। तो गाइज ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें उतना डीप जाना नहीं है। हमें बस उतना सीखना है जिससे हम बोल पाए, हम कॉमन टॉक कर सके, आम बोलचाल सीख सके। एक बार सबसे पहले आपको बोलना सीखना। जब आप बोलने सीखने लगोगे धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप थोड़ा ग्रामर में डीप भी घुसोगे। लेकिन अभी हमें डीप ग्रामर में नहीं जाना है। अभी में हमारे जो एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल है उस पर ध्यान देना है और वो काफ़ी स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद करेगा और उसका बोलचाल में हम ज़्यादा यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई वांट that you please give your attention here and learn it with your full potential. So guys see, so states of being हमने जाना था गाइस कि जो वर्ब होता है वो केवल एक्शन नहीं होता, स्टेट्स ऑफ बीइंग भी होता है जो स्थिति को बताता है कि किस स्थिति में है वो सेंटेंस, यानी किस स्थिति के लिए क्या प्रयोग करेंगे। जैसे हम इज का प्रयोग करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज? है एक्चुअली क्या बताता है गाइस? है बताता है कि स्थिति को, कि वो प्रेजेंट की स्थिति में है।
हैं। यू नो अबाउट वॉज का मतलब होता है था गाइस, जिसका हम पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो ये वॉज क्या बताने का काम करता है, स्टेट्स ऑफ बीइंग बताने का काम करता है कि वो जो चीज़ है वो पास्ट टेंस में हम वर का प्रयोग करते हैं। थे ये भी पास्ट की स्थिति को बताने का काम करता है। हम एम आर का प्रयोग करते हैं, जिसका एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हो, ये प्रेजेंट की स्थिति को बताने का काम करता है। हैज हैव को हम प्रयोग करते हैं, ये प्रेजेंट की स्थिति को बताने का काम करता है। हैड का प्रयोग हम करते हैं, ये था, जो ये पास्ट था, ये पास्ट की स्थिति को बताने का काम करता है। सेल विल का प्रयोग करते हैं, ये फ्यूचर की स्थिति को बताने का काम करता है। तो आइए इस एग्रीमेंट को ध्यान से समझते हैं गाइस। हमारे पास है एक्सुलरी वर्ब, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्सुलरी वर्ब प्रयोग करना है, ये आज के टॉपिक का सेशन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर दोज हु आर बिगिनर्स। सो सी गाइस, वी हैव एक्सुलरी वर्ब, एंड एक्सुलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। एंड see for your better understanding, I divide this auxiliary verb into two category guys। मैंने इस auxiliary verb को दो कैटेगरी में बांटा है। The one is the singular category, another is the plural category। See guys, जब हम प्रेजेंट स्थिति की बात करेंगे, जो टाइम होता है ना गाइज, जो बेसिकली तीन तरह के टाइम की स्थिति हमारे सामने होती है। ओके, अब जब टेंस पढ़ेंगे तो डीपली वहां पढ़ेंगे जो 12 टाइप्स हैं वो, लेकिन अभी जो समय का मुख्य जो स्थितियां होती हैं, जो हमारे पास मेन टाइम होता है, वी हैव 3 मेन टाइम्स दैट वी डिटरमाइन इन एनी सेंटेंस। The first one is the present time, the second one is the past time, and the third one is the future time। When we talk about the present time, वो अभी की स्थिति की बात करता है। When we talk about the past time, वो बीते हुए स्थिति की बात करता है। And when we talk about the future time, ये आने वाले स्थिति की बात करता है। यानी आप देखोगे कि समय क्या है, समय एक स्थिति है। समय को अगर आपको समझना है तो समय, टाइम इज एक्चुअली अ स्टेट। ओके, सो व्हाट इज द टाइम? टाइम एक स्थिति है, टाइम इज अ स्टेट दैट शोज that what you can say, that shows a state of something, and we correlate with that state of something with related to their respective time. Just suppose that if the something is happening in the present, so the action is happening with respect to present time, so it comes to the present group. And if something is happening some years ago, some days ago, some hours ago, so already the work so already we done that work, and that's why that work is happening with respect to the past time, so that shows the past tense. Okay, and something, just suppose that something is going to happen. Okay, something is going to happen, so the action is hasn't happened right now, but that is going to happen, so that clearly you can say that the action is going to happen in the future. Okay, so the action is going to take require a time of respective time of the future time. That's why it comes to the future state. So we have actually time is a state, and we have the 3 types of a state: present state, past state, and the future state. And that state determine the verb, that what type of auxiliary verb we are going to use with them, and what type of verb they take to complete their structure, to complete their sentence. So actually you need a very clear way to understand all these. Okay, so I divide the auxiliary verb into 3 category: present, past, and future. So I divide all the auxiliary verb into the 3 categories of a state. The first state is, my dear student, my dear viewers, according to present state. The second state is past state, and third state is future state. And why I do so? I do so to make you a better to give you a better understanding, to give you a sense, because spoken is nothing like subject. It is like a language, and it need a practice, and it need to recognize the situation, what type of situation, in which situation you are speaking, and according to that situation you need to use these all auxiliary verbs. Okay, so what in the present, so our first auxiliary verb is according to the present
टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टेट वी हैव इज ऑक्सिलरी, एम ऑक्सिलरी, हैज ऑक्सिलरी एंड डज ऑक्सिलरी. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब यूज वी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम? इज, एम, हैज, डज. ये जो इज, एम, हैज, डज है ये प्रेजेंट स्टेट को बताता है. ये वैसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वैसी सहायक क्रियाएं हैं, वैसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट कंडीशन को बताते हैं. एंड दे ऑल आर सिंगुलर. इज का मतलब होता है और ये इज सिंगुलर होता है. एम का मतलब होता है हूं, ये भी सिंगुलर होता है. हैज का मतलब होता है पास है, ये भी सिंगुलर होता है. डज का मतलब होता है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और इसका मतलब होता है करना. करना के रूप में हम इसका मीनिंग लेते हैं. तो करना के रूप में इसको लिया जाता है डज को, और ये भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है. जब हम प्रेजेंट स्टेट के ऑक्सिलरी वर्ब के प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में हमारे पास है बच्चों आर, और है हैव, और है डू. तो हमने देखा बच्चों कि ऑक्सिलरी वर्ब को हमने दो कैटेगरी में बनाया. एक प्रेजेंट टेंस को दिखाया कि कैसे प्रेजेंट स्टेट में हम दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब को प्रयोग करते हैं. एक सिंगुलर ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं और एक प्लूरल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं. अब हमारे पास सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है जो प्रेजेंट टेंस में आते हैं? हमारे पास है इज है, एम है, हैज है, डज है. और प्लूरल ऑक्सिलरी क्या है? तो हमारे पास आर है, हैव है, डू है. अब बच्चों इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब क्या होता है? अब कहाँ यूज करना है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. अभी आप इतना जानो कि इज का मतलब है होता है, एम का मतलब हूं होता है, हैज का मतलब पास है होता है, डज का मतलब कर रहा होता है, आर का मतलब है हूं हो होता है, हैव का मतलब पास है होता है, और डू का मतलब करना होता है. तो ये आर, हैव, डू ये प्रेजेंट टेंस के प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है. ये प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट स्टेट के, प्रेजेंट स्थिति, ये प्रेजेंट स्थिति को दिखाते हैं, ये प्रेजेंट स्टेट को दिखाते हैं. हम यहाँ जो भी चीजें पढ़ रहे हैं चूंकि वो एक वर्ब का पार्ट है तो हम वर्ब के पार्ट को स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं. तो बच्चों यहाँ जो आर है, हैव है, डू है, ये एक्चुअली बच्चों ये आर, हैव और ये डू जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, प्रेजेंट स्टेट में है, और इसका प्रयोग ये केवल प्रेजेंट टेंस के साथ ही आते हैं क्योंकि इनका एग्रीमेंट केवल प्रेजेंट टेंस के साथ ही हुआ है. जब प्लूरल फॉर्म होगा, हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा और हमको प्रेजेंट स्टेट को दिखाना होगा तो हम या तो उसे आर के रूप में दिखाएंगे, या तो उसे हैव के रूप में दिखाएंगे, या तो उसे डू के रूप में दिखाएंगे. तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में कितने तरह से आ सकता है? तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जो है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, जो एक्चुअली स्टेट्स ऑफ बीइंग होता है, वो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास या तो वो इज के रूप में आएगा, यानी यही सब ऑक्सिलरी वर्ब हमें प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के साथ यूज करने हैं. मैं टेंस में आपको डीपली पढ़ाऊंगा, अभी केवल आपको दिमाग में फीड करना है कि प्रेजेंट स्टेट में हम इज, एम, हैज, डज, आर, हैव, डू ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं. यही हेल्पिंग वर्ब रोटेट होकर अलग अलग तरीकों से जब हम प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे, दुनिया का कोई भी आप प्रेजेंट का सेंटेंस बना लो, दुनिया का कोई भी प्रेजेंट का सेंटेंस बना लो, आप देखोगे जब भी उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा होगा, आज ही किताब खोलो, जाके अभी खोलो किताब और तुम देखो सारे प्रेजेंट टेंस को तुम अंडरलाइन करो. अगर वहां कोई ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको दिखा है प्रेजेंट टेंस में तो वो या तो इज होगा, वो या तो एम होगा, वो या तो हैज होगा, वो या तो डज होगा, वो या तो आर होगा, वो या तो हैव होगा, वो या तो डू होगा. बच्चों इससे बाहर नहीं होगा. आप जाके बुक खोलो और जाके जितने प्रेजेंट टेंस तुम है अंडरलाइन कर लो, या आप नेट में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, कहीं भी सर्च करो. बच्चों आप देखोगे कि जब भी प्रेजेंट टेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो या तो इज के रूप में आएगा, या तो एम के रूप में आएगा, या तो हैज के रूप में आएगा, या तो डज के रूप में आएगा, या तो आर के रूप में आएगा, या तो हैव के रूप में आएगा, या तो डू के रूप में आएगा. तो इसकी बारी बारी से जानकारी आपको लेनी है, यानी इज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, इज क्या है, कहाँ यूज होता है. तो मान लो जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो यूज करना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इज कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं, ये सब आपको क्लियर होने वाला है.
उसके बाद बच्चों एम की जानकारी प्राप्त कर लो, एम क्या होता है, कहाँ लगता है, क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो बच्चों हमने देखा कि प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास इज है, एम है, हैज है, डज है, आर है, हैव है, डू है। हम अगले क्लास में इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा कि इज किसके साथ आ सकता है, किसके साथ नहीं आ सकता है, एम किसके साथ आएगा नहीं आएगा, हैज कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, हैव कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, डू कहाँ आता है, डज कहाँ आता है, ये सब हम टेंस में पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आपके सारे टेंशन को दूर करने वाला हूं। मैंने प्रॉमिस लिया है तो मुझे प्रॉमिस निभाना है बच्चों। बस आप मेरे परिवार का सदस्य बनो, बस आप मेरे परिवार से जुड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा मिशन है बच्चों लाखों बच्चों तक पहुंचना, और मैं लाखों बच्चों के जीवन को एम्पावर करना चाहता हूं, और मैं करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं बच्चों। आइए बच्चों अब पास्ट स्थिति में बात करते हैं बच्चों। जब हम पास्ट स्थिति में बात करेंगे, पास्ट स्टेट में बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास देखिए बच्चों कितने तरह से ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं। या तो वो वाज के रूप में आएगा बच्चों, या तो वो डिड के रूप में आएगा बच्चों, या तो वो हैड के रूप में आएगा बच्चों, या तो वो वर के रूप में आएगा, या तो वो डिड या हैड के रूप में आएगा। तो बच्चों देख सकते हैं पास्ट टेंस में या तो वाज के रूप में आना है उसको, या तो डिड के रूप में आना है, या तो हैड के रूप में आना है, या तो वर के रूप में आना है, या तो डिड के रूप में आना है, या तो हैड के रूप में आना है। यानी आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो पास्ट टेंस का, अगर उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है, अगर उसमें हमने कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, इफ देयर इज सम ऑक्सिलरी वर्ब देयर in any sentence structure of the past tense, if there is some auxiliary verb, then you easily find out that auxiliary verb either was, did, had, were, did, had and nothing else। इससे बाहर नहीं हो सकता है बच्चों। अगर आएगा तो वो इसी के अंदर का होगा, या तो वो was होगा, या तो did होगा, या तो had होगा, या तो were होगा, या तो did होगा, या तो had होगा। अब बच्चों यहाँ समझ जाओ कि was जो होता है बच्चों वो सिंगुलर होता है, जिसका मतलब होता है था। वाज का मतलब होता है था। ये पास्ट स्टेट में पास्ट स्थिति को दिखाने के लिए करते हैं, और ये सिंगुलर होता है बच्चों। डिड भी पास्ट टेंस है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। आप देख सकते हैं डिड मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। हेड का भी वही हाल है, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पास्ट टेंस हमारे पास वाज है जो कि सिंगुलर है, वर प्लूरल है, इसका मतलब थे होता है, डिड किया ये पास्ट टेंस है, और ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। हैड पास था, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पास था के लिए हम हैड का ही प्रयोग करते हैं, किया के लिए हम चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाज जब आता है तो सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं बच्चों। और आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारा पास्ट स्टेट हो गया ऑक्सिलरी वर्ब का। अब हमारा तीसरा स्टेट देखिएगा, फ्यूचर स्टेट जो है वो है शैल बी और विल बी। ये प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं, प्लूरल सिंगुलर दोनों के साथ इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो शैल बी विल बी, आपको पता होगा बच्चों कि शैल बी विल बी किसके साथ आता है, हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे कि शैल बी किसके साथ आ सकता है, विल बी किसके साथ आ सकता है, इज किसके साथ आ सकता है, आर किसके साथ आ सकता है। तो आज के क्लास में आपको यही जानकारी मिलेगी कि किस पर्सन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। आप दुनिया का कोई भी किताब उठा लें और आपको मैंने जो बात की कही है, आपको बताया है, उसको जाकर आप अंडरलाइन करो, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को। आप देखोगे कि कोई भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब उसमें आ रहा है तो इससे बाहर का नहीं आ रहा है। तो हमें करना क्या है बच्चों, करना है कि एक एक करके इसकी जानकारी ले लो। डू की जानकारी ले लो कि डू कहाँ यूज किया जाता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है। डज की जानकारी ले लो, क्योंकि अगर दुश्मन को हराना है तो उसकी जानकारी लेना होगा ना कि उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके माइनस पॉइंट क्या है, कैसे उसको हम हरा सकते हैं। तो इंग्लिश अगर सीखना है तो ऑक्सिलरी वर्ब को कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का आप इंग्लिश की बाजी नहीं जीत सकते, क्योंकि पग 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 हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि बिना इस हेल्पिंग वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता है गाइस। तो जो पग पग आ रहा है, जिसके बिना हम नहीं जीत सकते हैं लड़ाई को, तो उसे जीतना पड़ेगा ना। और कैसे जीतोगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में अध्ययन कर लोगे जीत जाओगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी आपको कम कम पढ़ना है, अभी आपको जानना है केवल कि किसका कहाँ यूज होता है। तो आपने देख लिया, मैंने 2 कैटेगरी आपको बताया है। हो सकता है बच्चों की बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ये दिखता नहीं है जो मैं इतना छोटा छोटा लिखता हूँ,
तो बच्चों उसका कुछ कारण है, चूंकि मैं वीडियोस मोबाइल से बनाता हूं इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूं कि हाई रेजोल्यूशन में मेरे वीडियो को देखें जब भी आप वॉच करें, और उसको बड़ा कर लें, स्क्रीन को बड़ा कर लें। उसमें क्या होगा कि ये छोटे छोटे जो लिखे हुए चीज़ हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे और आपको दिखेंगे। और अगर ये फिर भी दिक्कत है तो बच्चों कॉपी कलम लेके बैठें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता ही देता हूँ कि मैंने बोर्ड में यहाँ क्या लिखा है, तो आप उसे कलम से नोट करते जाएं। और बच्चों आप बिलीव मानिए कि जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि इट इज़ वन ऑफ द यूनिक नोट्स, जो आपको किताब में भी नहीं मिलने वाला है। किसी ग्रामर बुक में इस तरह का नोट्स नहीं मिलेगा बच्चों, जो मैं आपको आने वाले दिनों में देने वाला हूँ और जो मैं दे रहा हूँ। आप दुनिया का कोई भी बुक छान मारिए, आपको मैं जैसा बता रहा हूँ उस तरह का नोट्स आपको नहीं मिलने वाला है। मैंने सारी चीज़ों का अध्ययन किया है और आपके लिए मैं 10 किताबें पढ़ता हूँ और उसको ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, आपको एम्पावर करना। मेरा एक ही मिशन है, आपको अंग्रेजी सिखाना। ये तभी पॉसिबल है जब आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे गाइज। तो प्लीज़ गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू इन माय फैमिली एंड join me, subscribe me and help me to grow guys, and I help you to learn in English. Okay, so I help you to learn English language. So that comes to the point guys. So here guys, see, आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब के 3 स्टेट होते हैं, प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट और फ्यूचर स्टेट। आपने देखा प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास क्या क्या है, इज, एम, हैज, डज है, ये सिंगुलर फॉर्म हो गए। आर, हैव, डू, ये प्लूरल फॉर्म हो गए। हमने देखा गाइस पास्ट टेंस में हमारे पास वॉज है, डिड है, हैड है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं, केवल वॉज सिंगुलर होता है। यहाँ वॉर गाइस, जो WERE वॉर, जिसको वेयर भी आप लोग बोलते हैं, ये थे, ये मीनिंग देता है, ये प्लूरल है। बाकी डिड, हैड, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं गाइस। फ्यूचर टेंस में हमारे पास दो ही तरह का ऑक्सिलरी है, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव। ओके, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरफ से आते हैं। अब आइए गाइस मेन वर्ब की बात करते हैं। तो मेन वर्ब में गाइस मैंने आपको बताया था कि जो हमारा V1 होता है वो प्लूरल होता है। V1 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। इसे कॉपी में नोट कर लें कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल, और जो वर्ब का लास्ट फॉर्म होता है दैट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि V5 बनाने के लिए वर्ब वन में एस और ES हम लगाते हैं, उससे हमें V5 बन जाता है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, राइट ये प्लूरल वर्ब है, राइट्स ये सिंगुलर वर्ब है, गो ये प्लूरल वर्ब है, इसको V5 बनाएंगे गोज, तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कम ये प्लूरल वर्ब है, इसको बनाएंगे V5 कम्स, तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कहाँ एस और ES लेता है ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डील किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, मेरे पिछले वीडियो को जरूर वॉच करें अगर अच्छे से सीखना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। अब रूल क्या कहता है गाइस, जो मैं आज आपको एग्रीमेंट बताने वाला हूं, जो मेन जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइस एग्रीमेंट क्या करता है, देयर इज अ वेरी सिंपल एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इफ देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब, एंड इफ वी हैव द प्लूरल सब्जेक्ट देन वी मस्ट हैव द प्लूरल वर्ब। तो गाइस जो हमारा रूल है वो बड़ा क्लियर है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ये रूल बड़ा सिंपल है गाइस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए दो ही कड़ी चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक क्या चाहिए बच्चों, वर्ब चाहिए। तो अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। बड़ा सिंपल सा फंडा है गाइस। अब देखिए गाइस मैं बताऊंगा कि कौन किसके साथ आ रहा है। अब बताइए मेरे बच्चों, माय डियर व्यूअर, इज व्हाट इज एक्चुअली सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब है ये, किस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है? तो आपको पता है, मैंने ऊपर आपको बताया कि इज सिंगुलर वर्ब है, वाज भी कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, हैज कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, डज कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो जो सिंगुलर वर्ब होते हैं, रूल कहता है कि जो सिंगुलर वर्ब होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट पर ही काम करते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेते हैं। तो हमारे पास जो इज है, वाज है, हैज है, डज है, ये एक्चुअली जो अपना रिलेशन बनाएगा, ये जो एग्रीमेंट करेगा, okay, with whom he these all the subjects these all the helping verb performing their structure of sentence with the singular subject, because they are singular, that's why they also performing the structure of sentence with the सिंगुलर सब्जेक्ट। सो ये अगर वर्ब सिंगुलर है, इफ दिस ऑल वर्ब्स आर द सिंगुलर, दे
perform and they do action, they make the relation, they make the agreement, they make the a statement with whom, they make the relation, a statement and agreement with all the singular subjects. ये प्लूरल के साथ नहीं आएंगे, ये सिंगुलर के साथ आएंगे। जैसे इज, वाज, हैज, डज, ये सब का प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं? ये सब का प्रयोग हम ही के साथ कर सकते हैं क्योंकि ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन। सी के साथ कर सकते हैं क्योंकि सी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट के साथ कर सकते हैं क्योंकि इट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का है। नेम, कोई भी नाम हो गया, कोई भी सिंगल नेम, एक नाम वाला व्यक्ति, चाहे वो राम हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, रीता हो, राहुल हो, आर्यन हो, कोई भी हो, कोई भी सिंगल नाम है, उसके साथ हम इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हमारे पास आता है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो इज का प्रयोग करते हैं। इज कब लगाएंगे? जब वो प्रेजेंट स्थिति में होगा। और या तो वाज का प्रयोग करते हैं। वाज कब लगाएंगे? जब वो पास्ट स्थिति में होगा। हैज का प्रयोग करेंगे। हैज कब लगाते हैं? जब वो प्रेजेंट स्थिति में होगा। डज का प्रयोग करेंगे। डज कब लगाते हैं? जब वो प्रेजेंट स्थिति में होगा, क्योंकि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ये सारे प्रेजेंट स्टेट्स को शो करते हैं। दे शो द प्रेजेंट स्टेट, they all show the present state because they come from the present state of the family. Okay, so अब आइए गाइस नीचे देखेंगे आर, वर, हैव, डू, ये सब प्लूरल फैमिली ग्रुप के हैं। ये कैसे एक्सुलरी वर्ब हैं? प्लूरल फैमिली एक्सुलरी ग्रुप के फैमिली मेंबर हैं। These all are, वर, हैव, डू, these all are the member of the plural auxiliary verb family. तो ये जो ऑल जो मेंबर हैं, आर, वर, हैव, डू, ये जो प्लूरल एक्सुलरी वर्ब मेंबर फैमिली के जो सदस्य हैं, तो ये किस सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाएंगे? ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाएंगे। जैसे कि इसमें से एक एक्सेप्शन केस है बच्चों, आई एक्सेप्शन केस है बच्चों। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन केस भी होते हैं, तो वो आपको एक्सेप्शन भी जानना होगा अगर आपको सीखना है। तो आई एक एक्सेप्शन है, तो आई को थोड़ा साइड करके चलेंगे, बिकॉज आई इज द एक्सेप्शन केस, क्योंकि ये है तो सिंगुलर बट ये हमेशा अपना परफॉर्मेंस प्लूरल वर्ब के साथ करता है। और इसके क्या फैक्ट्स हैं? ये नेटिव, चूँकि ये ग्रामर का रूल है, हमें ऐसा पढ़ना पड़ता है। सो आप इसे दिमाग में सेट कर लें, रट्टा मार लें कि आई इज द सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट ऑलवेज परफॉर्मिंग एंड फ्रेमिंग द सेंटेंसेस विद द प्लूरल वर्ब्स, विद द प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, तो आप देख सकते हैं गाइज कि आई जो है ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल के साथ रिश्ता बनाता है। तो आर, वर, हैव, डू, ऑल आर द प्लूरल, दिस ऑल आर द प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब एंड दे मेकिंग द रिलेशन विथ द सब्जेक्ट आई, we, you, they and plural, all plural subjects. ओके, तो जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वो ये एक्सुलरी वर्ब लेंगे, या तो वो आर लेगा, वर लेगा, हैव लेगा, डू लेगा। अगर वो प्रेजेंट स्थिति को शो करेगा तो आर लेगा, पास्ट स्थिति को शो करना होगा तो वर लेगा, अगर प्रेजेंट को शो करना होगा तो हैव लेगा, प्रेजेंट को शो करना होगा तो डू लेगा। और क्यों लेगा? क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ही रिलेशन बनाता है। ठीक है गाइज, अब देख सकते हैं गाइज एम आई के साथ हमेशा एम अपना रिलेशन, जिसका मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है गाइज? हूँ होता है। और ये जो एम होता है गाइज ये हमेशा आई के साथ रिलेशन बनाता है। इसका एग्रीमेंट है आई के साथ कि एम हमेशा आई के साथ ही आएगा और दुनिया के किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं और जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। एक एक बात को समझें, नहीं समझ आता है तो मुझे पूछें, बार बार पूछें, मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें कि सर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बताऊँगा, बार बार बताऊँगा, क्योंकि मेरा मिशन लाखों बच्चों को एम्पावर करना है। मेरा मिशन उन बच्चों तक पहुँचना है जो किसी कारणवश इंग्लिश से वंचित रह गए हैं और जिनके कारण उनके टैलेंट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बच्चों किसी का टैलेंट नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, सबको इंग्लिश सिखाऊंगा मैं। अब देखिए बच्चों हैड, ये बच्चों हैड जो है बच्चों ये पास्ट एक्सुलरी वर्ब है और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए सबके साथ आता है। हम पास्ट
पास था के लिए हम हैड का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, दे सब्जेक्ट हो, ही सब्जेक्ट हो, इट सब्जेक्ट हो, किसी का नाम सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, नो मैटर माय डियर स्टूडेंट, प्लूरल हो, सिंगुलर, हैड सबके साथ रिलेशन बनाता है क्योंकि हैड बड़ा फैमिलियर है, हैड काफ़ी दोस्ताना है, वो सबके साथ दोस्ती कर लेता है, लेकिन वो दोस्ती उसी के साथ करता है जो घटनाएं बीती हुई हों, ऐसा स्टेट्स ऑफ बीइंग जो हो चुका है, जो बीत चुका है, हैड उसी के साथ रिलेशन बनाता है। ये सब दिमाग में डालो गाइस, स्थिति के अनुसार अपनी इंग्लिश सीखने का प्रयास करो, देखो तुम कमाल का स्पीकर बनोगे। अब देखिए बच्चों, अब है सेल बच्चों ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के अनुसार केवल आई वी वैसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम फ्यूचर स्टेट्स ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। तो सेल फ्यूचर टाइम को दिखाता है, सेल फ्यूचर स्टेट्स ऑफ बीइंग को दिखाता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर हमारे पास आई वी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और स्टेट्स ऑफ बीइंग को हमको फ्यूचर का दिखाना है, किसी फ्यूचर की क्रिया को दिखाना है, तो उस समय हम एक्सुलरी वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग करते हैं। और विल बच्चों जो आई वी को छोड़कर जो बच गया उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर की एक्टिविटी को दिखाने के लिए, फ्यूचर के स्टेट्स ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए। और नाउ ए डेज अब जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हर जगह विल का ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा विल के साथ फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि चाहे आई हो, वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज, if the sentence is about the future tense, if the activity is in the future tense, then you are very freely use it shall or will as the auxiliary verb of the future priming with the future priming sentences. So I hope guys आपको सारा समझ में आया होगा। तो विल को दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितने भी फ्यूचर है, विल भी काफ़ी फ्रेंडली है, वो सारे फ्यूचर स्टेट्स के सब्जेक्ट के साथ वो दोस्ती कर लेता है। आई होप गाइज आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास इस बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होगी। अब आगे जाकर मैं जब सेंटेंस फ्रेमिंग करूँगा तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका वर्ब क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट वर्ब और के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ मैं ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जिक्र नहीं करने वाला हूँ। इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, एक सेंटेंस होने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सब्जेक्ट वर्ब, इसलिए उसको मैंने अच्छे तरीके से ख़त्म किया है ताकि आगे आपको केवल मैं बोल दूँ सब्जेक्ट तो आप समझ जाएं, आपको केवल मैं बोल दूँ ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ ये है तो आप समझ जाएं। वहाँ कोई ये दिक्कत नहीं हो कि यहाँ सेल कैसे आ गया है, विल कैसे आ गया है, हैज कैसे आ गया, हैव कैसे आ गया। ओके गाइस, क्योंकि टेंस में मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं केवल सेंटेंस की स्थिति पर चर्चा करूँगा, टाइम की स्थिति पर चर्चा करूँगा। इसलिए गाइज मेरे जितने भी पिछले वीडियोज हैं उसको बारी बारी से आप ध्यान से देखें, बारी बारी से ध्यान से समझें हो और एक एक बातों को परखें। कहीं अगर प्रॉब्लम रह गया, आपको कहीं नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें, आप हमसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। और आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आप हमसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर। और बच्चों इस पार्ट को ज़रूर समझ लें क्योंकि ये भी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जो हम करने वाले हैं, अब हम सेंटेंस फ्रेमिंग पर काम करेंगे। एक मेरा केवल पोर्शन बच गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो पढ़ाना है, क्योंकि जब मैं टेंस की बात करूंगा तो वहाँ मेरे पास बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जैसे असर्टिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। तो आपको उससे पहले मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये WH क्वेश्चन क्या होता है, ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ गिव मी लाइक एंड गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरी ताकत है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाऊँगा, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा, उतने ज़्यादा लोगों के जीवन में बदलाव ला पाऊँगा और उतने ज़्यादा लोगों के जीवन में एम्पावर कर पाऊँगा। तो हैव अ गुड डे गाइज। और आप सबों को धन्यवाद। एंड गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू empower others also and to empower yourself also. So guys, have a good day, take care, bye bye guys.